नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम कारतूस नाटक पढ़ने जा रहे हैं। इस नाटक की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि जब देश में अंग्रेज आए थे तो व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की रियासत पर कब्जा करना शुरू कर दिया और यहाँ के राजाओं को या तो गद्दी से हटा दिया या अपनी कठपुतली बनाकर उन्हें इस्तेमाल करने लगे। और कुछ चंद जाबाज लोगों को ये बात जल्दी समझ में आ गई और उन्होंने भारत देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम भी शुरू कर दिया। तो जब हम इतिहास में नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पढ़ते हैं तो असंख्य ऐसे लोगों को हम भूल जाते हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है और उन्होंने नींव का पत्थर बनकर देश को आजादी दिलाई। तो ऐसे ही एक जाबाज सिपाही का वर्णन आज के इस नाटक में किया गया है जिसका शीर्षक है कारतूस। कारतूस अर्थात बंदूक की गोलियां। तो आइए पढ़ते हैं नाटक कारतूस। कारतूस। पात्र हैं इसके कर्नल, लेफ्टिनेंट जो कि दोनों अंग्रेज हैं, सिपाही, एक पुलिस का सिपाही और एक घुड़सवार। अवधि है 5 मिनट की इस नाटक की और जमाना है सन 1799 अर्थात 1799। समय है रात्रि का, आधी रात का समय है और स्थान है गोरखपुर के जंगल जहां पर कर्नल कॉलिंस का खेमा लगा हुआ है। खेमा अर्थात अस्थाई घर जिसे टेंट भी कहते हैं। तो टेंट लगाकर कर्नल कॉलिंस जंगल में क्या कर रहे हैं आइए जानते हैं नाटक के माध्यम से। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल आकर कहते हैं, जंगल की जिंदगी भी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। अब हमें पता चला है कि ये यहाँ पर खेमा इसलिए डालकर बैठे हैं कि उन्हें वजीर अली को पकड़ना है। उनका मिशन है वजीर अली को पकड़ना। आगे कर्नल कहते हैं, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन वह कामयाब हो गया था। तो इस तरह हमें उसकी जाबाजी का पहला ही उदाहरण मिल गया कि वह रॉबिन हुड की तरह जो है कारनामे करता है और गायब हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वजीर अली की तुलना रॉबिन हुड से क्यों की गई है। तो रॉबिन हुड की विशेषता थी वह बड़े बड़े कारनामे करता था और गायब हो जाता था, किसी की पकड़ में नहीं आता था और गरीबों का मसीहा बनकर रॉबिन हुड रहता था। ऐसा ही है हमारा जाबाज सिपाही वजीर अली। तो वजीर अली की बात हो रही है कि अभी अंग्रेजों ने अवध पर मुश्किल से 5 महीने की हुकूमत की होगी कि वजीर अली ने वहां से अंग्रेजी हुकूमत का सफाया कर दिया। आगे लेफ्टिनेंट कहते हैं, कर्नल कॉलिंस, ये सआदत अली कौन है? कर्नल, आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल समझा। तो आपको यहाँ पर 2 भाइयों के नाम याद रखने हैं। आसिफुद्दौला बड़ा भाई है, सआदत अली छोटा भाई है और ये दोनों भाइयों के बीच राजगद्दी को लेकर लड़ाई है। और बड़े भाई आसिफुद्दौला के यहाँ सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। इससे सआदत अली की उम्मीद जाग गई कि अब बड़े भाई के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो राजगद्दी मुझे ही मिलेगी। लेकिन ढलती उम्र में आसिफुद्दौला के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो कि है वजीर अली। आगे लेफ्टिनेंट कहता है, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी, अर्थात क्या समस्या आ रही थी? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी मजे करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सआदत अली को अवध के तख्त पर अंग्रेजों ने कठपुतली के रूप में बिठा दिया था, अर्थात वो अवध का राजा तो था
किंतु कठपुतली की तरह अंग्रेज उसे अपने इशारों पर नचाते थे। उसे ऐश पसंद थी, इसलिए सारी सुख सुविधाएं राजा को जो मिलती है वो सब अंग्रेजों ने उसे दी। साथ में 10 लाख रुपए भी दिए। अंग्रेजों को यह फायदा हुआ कि वे अपनी मर्जी से राज्य उसका चलाने लगे और सादत अली ऐशो आराम में मस्त हो गया। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अर्थात वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह से कहता है हिंदुस्तान पर हमला करो, जिससे अंग्रेजों की हुकूमत से हम अपने अवध को आजाद करा लेंगे। ये यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली पॉलिसी है। तो आगे कर्नल कहता है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी दी और उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमशुद्दौला ने भी यही किया। कौन शमशुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्बती भाई, अर्थात रिश्ते में भाई लगता है। बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो इस तरह लेफ्टिनेंट कहता है कि आप जैसे बता रहे हो, इससे लगता है कि पूरे भारत में ही कंपनी के खिलाफ अब लोग खड़े होने लगे हैं, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने का दौर चल पड़ा है। कर्नल, जी हां, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। यहाँ कहा गया है कि लॉर्ड क्लाइव के समय में अंग्रेजों ने जितने अचीवमेंट्स हासिल की थी, अर्थात जितनी तेजी से भारत पर कब्जा किया था, अब लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब कुछ खो देगी। वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तो इस तरह लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों आपस में बात कर रहे हैं वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथ ही नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज सिपाही हैं, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। तो इस तरह कर्नल बड़ा परेशान है और महीनों से पीछा कर रहा है जंगल में। इतने मुश्किल हालात में टेंट में रहकर गुजारा करके वो वजीर अली को पकड़ने के लिए बैठा हुआ है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। यहाँ पर बताया गया है कि जब सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया तो वजीर अली को वहां से अंग्रेजों ने हटा दिया और उसे वहां से हटाने के बाद बनारस में भेज दिया गया और 3 लाख रुपए सालाना उसे पैसे दिए जाने लगे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की, लेकिन उस वकील ने उसकी एक ना सुनी। गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है? उसे बार बार कलकत्ता बुलाया जाता था, इसलिए वह नाराज हुआ और उसने अपनी जो शिकायत है वह वकील के पास की। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे ही भला बुरा सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया। अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंचा जाए, अफगानिस्तान के हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, अपनी सेना को बढ़ाए और सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ऐसी योजना ये वजीर अली बना रहा है। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है अब तक पहुंच गया हो। हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं।
हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर खड़ा होता है और कहता है, क्या बात है? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था, गर्द तो ऐसे उड़ रही है कि जैसे पूरा काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है। सरपट घोड़ा दौड़ाई चले आ रहा है और सीधा हमारी तरफ ही आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है और सिपाही से कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तेजी से वह इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। घुड़सवार बाहर से ही कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा, बहुत खूब। सवार, सी, यह है अंग्रेजी का सी, देखो। गोरा, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल आगे कहता है, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। साहब, यहां कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़िदिल कह दें। सवार कहता है, दीवार हमगोश दारद, तन्हाई तन्हाई, अर्थात दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे तन्हाई में ही, एकांत में ही आपसे बात करनी है। कर्नल घुड़सवार की बात सुनकर लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। कर्नल और सवार खेमे में जब तन्हा रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इतना लाभ लश्कर क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। सवार कहता है। और कर्नल कहता है, क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल कहता है, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। कर्नल कहता है, किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल कहता है, ये लो 10 कारतूस। कर्नल बड़ा खुश कि अब वजीर अली को यह आदमी हमसे गिरफ्तार करवाने आया है। सवार मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। ये कहकर वह बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल सन्नाटे में है, सदमे में है, हक्का बक्का खड़ा है। कितने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट पूछता है, कौन था? कर्नल दबी जुबान में अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। तो इस नाटक का अंत बड़ी खूबसूरती से यहाँ किया गया है। हमें पता चलता है कि महीनों से जिस जाबाज सिपाही वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लेफ्टिनेंट और कर्नल पूरी फौज लेकर बैठे हैं, वह उनके खेमे में आता है, उन्हीं से कारतूस लेकर निकल जाता है और वे हक्के बक्के रह जाते हैं कि जिसे पकड़ने के लिए हम बैठे थे वो हमें ही बेवकूफ बनाकर चला गया। तो कितना जाबाज सिपाही होगा वह, आप अनुमान लगा सकते हैं कि शेर की मांद में घुसकर वह शेर का खाना उसके मुंह से निकाल कर ले आता है, अर्थात कारतूस लेकर वहां से निकल जाता है। और लेफ्टिनेंट और कर्नल कुछ नहीं कर पाते, उसकी तारीफ में कहते हैं, एक जाबाज सिपाही। तो उम्मीद करती हूं आपको कारतूस पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।